बहुत सारे लोगों का मानना है कि नार्सिसिस्ट अपने ऊपर किसी को भी नहीं रखते। उन्हें लगता है कि नार्सिसिस्ट अपने आप से ही चीज़ों की शुरुआत करते हैं और अपने आप से ही चीज़ों का अंत करते हैं। वो होते हैं भगवान, वो होते हैं क्रिएटर, वो होते हैं डिस्ट्रॉयर और वही होते हैं प्रिजर्वर भी। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे कोई नहीं चाहिए, जो किसी को भी आंसरेबल नहीं है और वो किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचता। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ये सच नहीं है। हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल द माइंड मोटिवेशन में। मैं हूं एडवोकेट सतविंदर कौर और आज का टॉपिक है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे मेल नार्सिसिस्ट, सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति जिसके आगे वो झुक सकता है। झुकता ही नहीं है, सिर्फ उसकी पूजा करता है। देखिए, एक मेल नार्सिसिस्ट की लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति होता है जहां पर वो शॉकिंगली सबमिसिव हो जाता है। उसके आगे उसकी एक नहीं चलती और बिल्कुल हंसते हंसते वो उसके सामने हर चीज करता है उसके मन के मुताबिक। जहां पर वो सिर्फ झुकेगा ही नहीं बल्कि टूट भी जाएगा तो भी यही कहेगा कि इस व्यक्ति से उसे शक्ति ही मिलती है। ये एक ऐसा रिलेशन है उसकी लाइफ में कि वो इतना ज्यादा गहरा है, इतना डीप है कि वो हर चीज नार्सिसिस्ट की लाइफ में शेप कर सकता है। और ये बात नार्सिसिस्ट कभी भी रियलाइज नहीं कर सकता कि इस रिलेशनशिप की वजह से ही उसका हर चीज बिगड़ रहा है और उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये रिश्ता उसके अपने स्पाउस के साथ नहीं है, ना ही किसी दोस्त के साथ है और ना ही कोई बॉस या किसी अन्य व्यक्ति के साथ है। और फ्रेंड्स, ये रिश्ता है उसका उसकी माँ के साथ। जी हाँ, यहाँ एक ऐसा अजीब सा इस माँ बेटे के बीच में रिश्ता है क्योंकि बच्चा भी नार्सिसिस्ट और माँ भी नार्सिसिस्ट। तो ये रिलेशनशिप में बच्चे का जो गॉड कॉम्प्लेक्स है, जो वो हर जगह पे अपने आप को एक भगवान समझता है, अपनी माँ के आगे अपने आप को कुछ नहीं समझता। इसी रिश्ते में जो नार्सिसिस्ट हर जगह एक डिस्ट्रॉयर का काम करता है, यहाँ पर वो बन जाता है एक ओबीडियंट चाइल्ड। सिर्फ एक इसी रिश्ते के आगे वो अपना मास्क हटाता है और वल्नरेबल हो जाता है। बाकी पब्लिक में वो एक स्ट्रॉन्ग ईगो वाला नार्सिसिस्ट बन के रहता है, लेकिन यहाँ पर उसकी नहीं चलती। बाहर वो पावरफुल है, इनविंसिबल है, लेकिन यहाँ पर उसका डायनामिक्स बिल्कुल चेंज हो जाता है। इस चीज़ को आप और अच्छे से समझिए जब एक नार्सिसिस्ट अपनी पार्टनर को या अपनी गर्लफ्रेंड को एक इन्फीरियर वे से देखता है, यहाँ तक कि वो अपने बच्चों को भी एक इन्फीरियर वे से ही देखता है। और इन रिश्तों को तो वो सिर्फ ऐसे ही इस्तेमाल करता है कि उसके आसपास ये नाचेंगे और उसकी जो ईगो है, एक जो फॉल्स ईगो है, उसे सेटिस्फाई करते रहेंगे। उसकी एक पावरफुल इमेज की सिर्फ एक्सेसरीज की तरह ही उसके बच्चे, बीवी या फिर गर्लफ्रेंड या कोई और भी रिश्ते काम करते हैं। और जब ये रिश्ते उसको सर्व नहीं करते, उसको सप्लाई नहीं देते, तो वो इमोशनली इन रिश्तों को डिस्कार्ड कर देता है। और जब उसकी बात ना माने ये रिश्ते, तो ये उनको पनिश करता है। लेकिन जब उसकी माँ के बारे में बात की जाए तो ये स्टोरी बिल्कुल ही बदल जाती है। वो अपनी माँ को तो ऐसे इंट्रोड्यूस करता है सबके सामने जैसे कि वो इतना प्राउड है अपनी माँ के ऊपर। जो वो अपनी बीवी के लिए भी नहीं करता, वो अपनी माँ के लिए करता है। वो अपने पार्टनर को भूल सकता है लेकिन अपनी माँ को कभी नहीं भूल सकता। इम्पोर्टेंट ओकेजन्स पर वो उसको महंगी महंगी चीज़ें लेकर के देता है, उसकी हेल्थ एंजाइटी का ध्यान रखता है, उसकी डाइटरी प्रेफरेंसेस का ध्यान रखता है, जो कि उसे एक पार्टनर के लिए भी रखनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर वो पार्टनर को तो इग्नोर कर देता है, लेकिन मदर के लिए वो एकदम एक पैर के ऊपर खड़ा रहता है कि जैसे ही कोई इच्छा निकलेगी माँ की और वो उसे पूरा करेगा और वो इस माँ को डिफेंड करेगा एक आखिरी डिग्री तक। अगर उसकी माँ किसी को मार भी देगी तो भी वो अपने माँ की ही साइड लेगा, उसे डिफेंड करेगा। यहाँ पर वो अपने पार्टनर के लिए जीरो एम्पैथी दिखाएगा, अपनी माँ के लिए ये सब करता रहेगा। अपनी माँ के क्रिटिसिज्म में तो वो आंख झपकाए बिना ही हर चीज सुनता रहेगा। अपने माँ के बिना फनी जोक्स पर भी वो ऐसे हंसेगा जैसे कि क्या कॉमेडी लाफ्टर हो गया है। और
अपनी माँ को वो हर चीज़ को माइक्रो मैनेज करने देगा अपनी लाइफ के बारे में, जैसे कि वो अभी भी एक बहुत छोटा बच्चा है। और यहाँ पर वो शो करेगा कि वो अपनी माँ के बिना, उनके चीज़ों के बिना, उनके हस्तक्षेप के बिना, उनके इंटरफेरेंस जो उसकी लाइफ में हर चीज़ में है, उसके बिना वो कुछ नहीं है। और यहाँ पर आप सोचेंगे कि ये कैसा रिश्ता है माँ बेटे के बीच में जो इतना डायसफंक्शन है, इन्हें क्या ज़रूरत है इस मेल नार्सिसिस्ट को मुझसे हेट करने की, सो दैट वो अपनी माँ को और ज़्यादा प्यार करे। ये एक डायनेमिक आपको समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा कि जब ये अपनी माँ के साथ है तो कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई ऑफिस की मीटिंग नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। और जब ये आपके साथ होता है तो इसको अपने ऑफिस की चीज़ें याद आ जाती हैं, इसको अपने दोस्तों की चीज़ें याद आ जाती हैं, और ऐसी ऐसी चीज़ें याद आ जाती हैं जो कि इररेलेवेंट है उस टाइम पर। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये है एक नार्सिसिस्ट मदर ने एक नार्सिसिस्ट को जन्म दिया है, उसको बड़ा किया है गोल्डन चाइल्ड की तरह। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो नार्सिसिस्ट है अपनी मदर को सीक्रेटली हेट भी करता है, सिर्फ इन्हीं चीज़ों की वजह से। लेकिन वो कभी भी आपको एडमिट करेगा ही नहीं। वो रिजेंट करता है, जितना पावरफुल होल्ड उसकी माँ उसकी लाइफ में रखती है ना, वो उन चीज़ों को हेट करता है। वो डीप डाउन एक रिबेलियस चाइल्ड बनना चाहता है, एक रिबेलियस बेटा बनना चाहता है जो उसकी माँ ने उसके साथ किया है। बट वो ऐसा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि जो ये बॉन्ड है उसका उसकी मदर के साथ, ये प्यार के रिलेशन में तो बना नहीं है, ये एक डर के मारे, एक कंट्रोल्ड वे में जो उसको बड़ा किया गया है, उस वजह से, एनमेशमेंट की वजह से वो ये रिबेलियस होने का कभी सोच भी नहीं सकता। डर के मारे एक सिक लॉयल्टी उसको दिखानी पड़ती है अपनी माँ को, क्योंकि एक नार्सिसिस्टिक फैमिली सिस्टम में उसको चुना गया था एज अ गोल्डन चाइल्ड, जिसकी हर गलती पर पर्दा डाला गया था, जिसे ये बिलीव करवा दिया गया था कि वो बेस्ट है। फिर चाहे वो अगर वो 10 में से 2 नंबर भी लाया ना, तो भी उसकी माँ ने उसको ये बोला, अरे वाह, सब बच्चों में तू ही एक ऐसा बच्चा है जो 2 नंबर लाया है। यानी कि उसकी छोटी छोटी चीज़ों पर भी उसको ऐसा बड़ा महान दिखा दिखा के किया गया कि बस ताकि वो अपनी फैमिली के लिए अपनी कुर्बानी दे दे, बाकी बच्चों के लिए, बाकी सोसाइटी के लिए, बाकी पूरे खानदान के लिए वो लड़का कुर्बानी दे दे। उसकी माँ ने उसे ऐसा बड़ा किया है, उसको ऐसा बड़ा किया गया है, या फिर ऐसा ट्रेनिंग दी गई है कि वो अपनी माँ की ग्रैंडियोसिटी, महारानीपन जो उसकी माँ का है, वो जो है ना सारी दुनिया में वो गाता फिरे, वो उसका एक दुम छल्ले की तरह काम करे। उसने वो हर फीलिंग अपने उस बेटे के साथ प्रोजेक्ट की है जो वो अपने पति के साथ कभी नहीं कर पाई। और इसी वजह से इस बेटे ने बहुत जल्दी लाइफ में अपनी आइडेंटिटी को छोड़ दिया, और जो अपनी माँ के छोटी उंगली के इशारों पर नाचता रहा और उसी को सर्व करता रहा। और इसी वजह से वो नार्सिसिस्ट बन गया है, और अब वो बड़ा होकर भी अपनी माँ को और अपने आप को एक अलग अलग पर्सन नहीं समझता। वो सेम समझता है कि मेरे को कुछ बोला है मतलब मेरी माँ को बोला है, मेरी माँ को कुछ बोला है तो मतलब मुझे बोला है। वो दोनों, कहते हैं ना, 2 जिस्म एक जान, वो लिटरली वही होते हैं। यहाँ पर ना एक टर्म मैं आपको बताऊंगी, नार्सिसिस्टिक सिम्बियोसिस। यहाँ पर ना एक की ईगो को हर्ट करने का मतलब है कि आपने दूसरे की ईगो को हर्ट कर दिया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की एक्सटेंशन मात्र ही बन के रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम दोनों में कोई ट्रू रिलेशनशिप नहीं है। और एक जो टग ऑफ वॉर होता है ना, यहाँ से पुल करना वहां से पुल करना, ये भी इन दोनों के बीच में सीक्रेटली चलता रहता है। और ये दोनों जब भी साथ होते हैं तो एक दूसरे को सफोकेट ही करते हैं, पैरासाइट्स की तरह, क्योंकि वो इसकी ईगो सेटिस्फाई करती है, ये उसकी ईगो सेटिस्फाई करता है। यहाँ पर एक माँ अपने बेटे के साथ जो इमोशनल कनेक्शन होता है ना, इमोशनल अम्बिकल कॉर्ड कनेक्शन होता है, उसको कट कर देती है, क्योंकि ये बेटा उसको वो फीलिंग्स देता है जो उसके पति को देनी चाहिए थी। और ये माँ इतना एंजॉय करती है जब ये बेटा बाकी लोगों पर गुस्सा निकालता है, बाकी लोगों के ऊपर अपना इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन निकालता है, लेकिन उसके सामने वो एक भीगी बिल्ली के जैसा हो जाता है।
तो उसके सामने एक छोटा बच्चा जिसे इतनी ज़्यादा अप्रूवल की ज़रूरत है वैसा बन जाता है, एक लिटिल सोल्जर में कन्वर्ट हो जाता है वो बच्चा। पूरी दुनिया में जो उसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है उस ग्रोन अप चाइल्ड ने, जहाँ वो उसको किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो सीक्रेटली उसे उसकी माँ की एक अप्रूवल की नीड होती है। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी सुन लीजिए। जस्ट इमेजिन कि एक मेल नार्सिसिस्ट ने एक बहुत बड़ा इवेंट रखा है, पार्टी रखी है, जहाँ आप सोच रहे हैं कि वो अपने अचीवमेंट्स के बारे में थोड़ा सा बताएगा और वो अपनी चीज़ों के बारे में, अपने वाइफ या अपने बच्चों या अपनी चीज़ों के बारे में बताना चाहता है दुनिया को, अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहता है। आपको ऐसा लगेगा, लेकिन ये सब गलत है। वो सीक्रेटली वहाँ भी अपनी माँ को ही इम्प्रेस करना चाहता है। यहाँ पर भी वो अपनी माँ को यही दिखाना चाहता है कि उसका जो एक मैग्निफिसेंट बड़ा सा बेटा है ना, वो देखो उसने कुछ किया है। और उसकी माँ उसको वैलिडेशन तो कुछ नहीं देती, शन ऑफ कर देती है। अरे तू क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, देखो ये लड़की तुम पे हावी हो रही है, देखो तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात नहीं मान रहे, देखो ये देखो वो। उसकी लाइफ सिर्फ और सिर्फ मिजरेबल करती है तो उसकी खुद की माँ। और अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए भी कुछ करता है ना, तो वो अपनी माँ से हर चीज़ डिस्कस करता है, किसको बुलाना है, किससे बात करनी है, इससे अपनी वाइफ से ही कैसे रिलेशन चलाना है, हर एक माइक्रो मैनेज करती है उसकी माँ, हर एक चीज़। फिर चाहे उस डिस्कशन में उसकी वाइफ ऑकवर्डली एक कॉर्नर में खड़ी भी होगी ना, तो भी हर चीज़ माँ साहब ही बताने वाली हैं और माँ साहब ही कंट्रोल करने वाली हैं। वाइफ के बर्थडे की शॉपिंग भी माँ ही करके देती है। फिर एक थॉटलेस सा परफ्यूम वो चुन के लेके बोलेगी यही दे दो इसको, लेकिन उसकी माँ का बर्थडे अगर हुआ तो फिर वो हफ्तों और महीनों प्लानिंग करते रहते हैं कि क्या देना है माँ को गिफ्ट में। क्योंकि एक नार्सिसिस्ट का हर एक एक्शन उसकी नार्सिसिस्टिक मदर को इम्प्रेस करने के लिए ही होता है। और आपको यहाँ पर एक क्लियरली समझ में आ जाएगा कि अगर आप नार्सिसिस्ट की वाइफ हैं तो आप कुछ भी नहीं है, आपकी भी ज़ीरो ही आइडेंटिटी है और आपको बस इन दोनों की ईगो को बूस्ट करना है और एक सर्वेंट की तरह इनकी लाइफ में रहना है। क्योंकि आपका भी हर चीज़ आप ये सोचेंगी ना कि अरे मेरा पति, तो वो पति तो है ही नहीं, वो किसी और का पति है, ऐसा आपको फील हो जाएगा। आपकी हर एक अच्छी बात भी अगर उसकी माँ का मुंह बन गया तो बस वो सटली ही डिसअप्रूव कर देती है, कुछ ओपनली नहीं बोलती है और आपकी सारी लाइफ को वो ही चलाती है और आपको इस रिश्ते में फिर घुटन महसूस होती है। और यहाँ पर यही एक पैराडॉक्स है इस मेल नार्सिसिस्ट की लाइफ में कि आप भी यहाँ पे फील करती हैं कि यार ये अपनी माँ को क्यों नहीं कुछ बोलता, और आप उसको हेल्प भी करना चाहती हैं, सब कुछ करना चाहती हैं, लेकिन वो हेल्प भी सब कुछ जो पूरा एक कठपुतलियों का खेल है ना, वो माँ ही चला रही होती है और आपको कुछ समझ नहीं आता जब तक कि बहुत साल नहीं बीत जाते। आप फिक्स करने की चीज़ें कोशिश करते हैं, लेकिन ये तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, फिक्स होने वाला है नहीं। और बहुत सालों बाद आपको ये सब जब ज्ञान मिलता है, जब पता चलता है अरे ये तो मेंटल प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है यार, ये तो एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तब आप अपने आप को डिटैच करते हैं। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो जाती है। लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। अगर 20 साल 30 साल भी हो गए हैं ना, 40 साल भी हो गए हैं, एंड ऑफ द लाइफ ही है आपकी, समझ लो 1-2 साल ही बचे हैं, तो भी अब आप इनके लोगों के बारे में मत सोचिए, क्योंकि ये लोग हमेशा आपके दिमाग के ऊपर हावी रहते हैं। आपको समझ नहीं आता कि करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप में ऐसा क्या लूं कि मेरी लाइफ इंप्रूव हो जाए, ये आपको कुछ समझ नहीं आता। आपकी चीखें, चिल्लाने, रोना गाना सब वेस्ट है, क्योंकि जब आप अपने हस्बैंड के आगे ये सब चीज़ें करेंगे बिना, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। क्योंकि एक माँ ने हल्का सा मुंह बना दिया, ना कर दिया, तो वो माँ की ही बात मानने वाले हैं। आपके इतने ज़्यादा चीज़ों के बारे में कुछ नहीं सोचने वाला कोई, उल्टा यही कहेंगे देखो कितना ड्रामा करती है, हर टाइम रोती रहती है, हर टाइम लड़ाई करती रहती है, हर टाइम इसकी चीज़ें पूरी नहीं होती, इतना लड़ंकी है, इतनी फ्रस्ट्रेटेड है, इतनी पागल है, ये इतनी क्रेजी है, यही सब जड़ है। बस इसने मेरी तो बेटे की ज़िंदगी ख़राब कर दी और मुझे भी कोई सुकून नहीं दिया लाइफ में, यही सब सुनने को मिलेगा आपको। फिर चाहे आप अपन मर भी जाएंगी, फिर चाहे अपना गुर्दा निकाल के, अपना खून निकाल के भी ऐसे लोगों को पिला देंगे,
लेकिन ये आपके अंदर की ही फॉल्ट निकालेंगे। इनको अपना डाइसफंक्शनल जो चीज़ें हैं वो कभी समझ नहीं आएंगी। ये जो स्थिति है फ्रेंड्स, ये है तो बहुत ज़्यादा डेंजरस, क्योंकि यहाँ मदर ही कंट्रोलर है ना। तो जब मदर को कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो ये लड़का मैच्योर नहीं है, ये कुछ समझने वाला नहीं है, और ये जो उसको घाव मिले अपनी माँ की तरफ से, ये घाव वो सबको देगा। जो इसकी लाइफ में होगा ये घाव ये सबको देगा, और इसे मदर रिवेंज कहते हैं, जो कि ये अपनी पार्टनर से लेता है, अपनी बेटी से लेता है, अपने बेटे से लेता है, अपनी बहू से लेता है। ये मदर रिवेंज ये सबसे लेगा, क्योंकि ये माँ इतनी डिस्ट्रॉयर है कि ये पीढ़ियां दर पीढ़ियां खराब कर सकती है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि ये नार्सिसिस्ट एक गोल्डन चाइल्ड है जिसको एक ट्रेनिंग दी गई है कि ये बेस्ट है तब तक जब तक कि ये नार्सिसिस्टिक मदर की कंडीशंस को फुलफिल करता है। क्योंकि इस नार्सिसिस्टिक मेल का जो अचीवमेंट है वो मदर की अचीवमेंट है, जो फेलियर है वो मदर के फेलियर हैं, हर चीज कनेक्टेड टू उसकी मदर ही है। तो यहाँ पर एक माइंड में कंडीशन आ जाता है गोल्डन चाइल्ड के कि भाई जब मेरे को तभी प्यार मिलेगा जब मैं परफॉर्म करूंगा, और वो ये बिलीव करता है कि कोई रियल लव नहीं होता है, जब मैं परफॉर्म करूंगा तभी सब मुझसे प्यार करेंगे, वरना कोई नहीं करेगा। तो वो सिर्फ लाइफ में करता क्या है, मैनिपुलेशंस और इमेज मैनेजमेंट। और जब वो बड़ा होता है तो उसे कोई पार्टनर इमोशनल इंटीमेसी के लिए तो चाहिए ही नहीं होता, बट उसे एक ऐसा पार्टनर चाहिए जिसके ऊपर वो सेम टाइप का ट्रीटमेंट कर सके, जहां पर वो उसको नचा दे जैसे उसकी माँ ने उसे नचाया था, और वो सेम चीज अपने पार्टनर के साथ करता है। वो ऐसा डोमिनेट कर लेता है अपनी पार्टनर के लाइफ में कि उसके पार्टनर को घुटन होने लगती है। फिर चाहे इस रिलेशनशिप में उसको जितना मर्जी गुस्सा आए, फ्रस्ट्रेशन आए या फिर रिजेंटमेंट हो, वो एक पार्टनर वाले जो इस रिलेशनशिप में, तो वो ऐसा ही बिहेव करता है जैसा उसके साथ हुआ है, एज इफ कि वो अपनी वाइफ के साथ ही रिवेंज लेता है कि उसकी माँ ने उसके साथ जो किया है। और मेल नार्सिसिस्ट जितने भी हैं ये ऐसे ही पॉलिटिकल फिगर्स को ज़्यादा मतलब फॉलो करते हैं, क्योंकि इन्हें पावर चाहिए होती है जो इन्हें कभी भी मिली ही नहीं होती। ये खुद की लाइफ में अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते हैं, उतनी पावर भी इनके पास इनकी माँ नहीं छोड़ती। तो इसी वजह से ये ऐसे ही लोगों को ज्यादा देखते हैं जिनमें ज्यादा पावरफुल हो, और ये ऐसी ही लड़की से शादी करते हैं जो बहुत ग्रैंडियोर हो, जिसे लगता हो कि जिसका बहुत बड़ा लेवल हो, क्योंकि उसकी ईगो खराब करने में, उस लड़की को डाउन लाने के लिए ये जब उसके ऊपर राज करेंगे तो और ईगो सेटिस्फाई होगी। जितनी भी कंट्रोवर्सीज होती हैं जहां पर पावर गेम होती है, तो वो सब चीजें इन्हें बहुत ही अच्छी लगती है। ऑब्वियसली ऐसे ही फिगर्स को ये वर्शिप करते हैं, ऐसी फिगर्स को जो पावर में है। जैसे वो अपनी माँ के विजन्स को पूरा करता आया, वैसे ही वो इन पॉलिटिकल लीडर्स के विजन्स के ऊपर अब चल रहा है। तो ये एक सेम डायनेमिक, सेम चीजें हैं। यहाँ पर ये पावर की बात, तो चाहे नार्सिसिस्ट मेल हो या फीमेल हो, ये पावर तो नार्सिसिस्ट को चाहिए कि वो दुनिया को नचाए, और एक लीडर को ग्लोरीफाई इतना कर देना कि बस एक वही है जो आपको बचाएगा, वही आपकी लाइफ को कंट्रोल करेगा, वही है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है। और जैसे ही उन्होंने अपनी माँ को एक ग्लोरीफाई किया कि बस एक वो ही है जो उन्हें प्यार करती है, वरना बाकी सब लोग कुछ नहीं करते। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर अब अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ये नार्सिसिस्टिक मेल के अंदर जो भी गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, एग्रेशन है, वो अपनी माँ के टूवर्ड्स है, जिसका बदला वो सारी दुनिया से लेगा। और अगर आप ऐसे इंसान की वाइफ हैं तो आप बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में हैं। आप कुछ भी करके अपने आप को सेफ रखिए। और इतना सैड पार्ट ये है क्योंकि ये मेल नार्सिसिस्ट हर एक कोशिश के बाद भी चेंज नहीं होगा। कुछ टाइम के लिए आपको लग सकता है कि बस अब देखो हम इसको प्यार करेंगे, हम इसके वे से चलेंगे तो ये हमारे सब कुछ ठीक कर देगा, सब अच्छा चलेगा। लेकिन इसके अंदर वो चीज़ जो इसकी माँ ने भरी है वो कभी भी नहीं ठीक होगी, क्योंकि ये एक डिसऑर्डर है। ये अपनी मैरिजेस को डिस्ट्रॉय करते हैं, अपने बच्चों को एलियनेट करते हैं, अलग करते हैं, आइसोलेट करते हैं। इनकी फ्रेंडशिप्स भी सब रूइंड हैं, फेक्ड हैं, और ये सब कुछ एक जो घोस्ट उनके हार्ट में है, जो उनकी माँ का भूत उनके ऊपर सवार है, यही सब कुछ करवाता है इनको।
और जब तक कि उनको ये रियलाइज होगा कि जो एक मदर फिगर को वो वर्शिप करते हैं वो प्यार नहीं है, वो गलत चीज़ है, एक मेंटल डिसऑर्डर है, तब तक के लिए ये पैटर्न कंटिन्यू रहेगा। और ये आपको भी पता है कि ये नार्सिसिस्टिक मेल अपनी नार्सिसिस्टिक मदर के साथ एक ट्रॉमा बॉन्ड में कनेक्टेड है, और इसीलिए ये सफरिंग्स, ये मिजरीज फॉरएवर के लिए होंगी, और उसकी आप ईगो को कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, उसको फीड सप्लाई आप कभी भी पूरे तरीके से नहीं दे पाएंगे जब तक कि आप मर ही ना जाएं। और ये सीक्रेट अब आपको पता है कि वो पावरफुल दिखने वाला इंसान अंदर से कितना पावरलेस है। और ये मेल नार्सिसिस्ट सीक्रेटली जिस इंसान को वर्शिप करता है वो उसकी माँ है, और उस माँ के लिए वो किसी से कुछ भी नहीं सुनेगा। अगर आप सच्चाई बता भी देंगे, सब कुछ बता भी देंगे कि एक डिसऑर्डर है, तब भी वो इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करेगा, इन चीज़ों को हटा देगा। तो अब ये सब नॉलेज के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ ही पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो, कुछ इंसाइट मिली हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए ऐसे लोगों के साथ जो मे भी ऐसी चीज़ों में फंस गए हों, गलती से ट्रैप हो गए हों इनके झांसे में, और अभी तक भी आप हमारी माइंड मोटिवेशन की इस फैमिली में सब्सक्राइब करके नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत सारी नॉलेज आपके लिए आने वाली है, और बहुत सारे रास्ते, ग्रोथ, सक्सेस हम करेंगे इस चैनल पर, मिल के करेंगे। और मैं हूँ एडवोकेट सतविंदर कौर, जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आप को सेफ रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि अगर माइंड सही है ना तो सब सॉल्यूशंस और रास्ते मिल जाएंगे।